हेलो एंड वेलकम साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के ऑड ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको हम सोल्व करवाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 2019 आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, तो इनको हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं, सेकंड पार्ट कल आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाइल साल्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ। बाइल साल्ट किसके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्या फैट के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आयरन के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं? तो आपका आंसर है कि जो बाइल साल्ट है वो फैट के लिए डाइजेशन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बाइल साल्ट इम्पोर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन। वहीं हम बात करें कि जो बाइल होता है ये लीवर के द्वारा क्या होता है, सिक्रेट होता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। एवरी डे हम बात करें रोजाना, प्रत्येक दिन, एवरी डे कम से भी कम 500 से 1000 ml बाइल सिक्रेट होता है। वहीं हम बात करें आगे कि जो प्रोटीन डाइजेशन है वो हमारे माउथ, जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। जब हम च्युइंग करते हैं, भोजन को चबाते हैं, उसी समय हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स। कौन से साइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है? कौन से सिम्टम्स को, इनको साइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स? हमारा आंसर है ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर डोपामिन के एक्शन को हम ब्लॉक करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड। क्वालिटी केयर का जो फ्रेमवर्क है किसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता? तो किसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। किसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे हम? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो क्वालिटी फ्रेमवर्क है वो उसमें हम करते हैं, मिशन वैल्यूज होती है, केयर गाइडलाइंस होती है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते? क्रिटिकल थिंकिंग्स नहीं होती। क्रिटिकल थिंकिंग्स क्या है? मल्टी डायमेंशनल स्किल होती है। इसके अंदर कॉग्निटिव और नॉर्मल प्रोसेस, जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर आते हैं, इसलिए हम क्रिटिकल थिंकिंग्स को इसके अंदर यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन। कौन सी कंडीशन के अंदर हमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है? क्या इंटुससेप्शन के अंदर मिलेगी, मेगाकोलोन के अंदर मिलेगी, ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर मिलेगी, या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर मिलेगी? तो हमारा जो आंसर है वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ये जो पाया जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये 6 मंथ तक हमें देखने को मिल सकता है। 6 महीने की एज के बाद हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है, और बच्चों में फोर्सफुली वोमिटिंग होगी। इसके अंदर क्या होगा? फोर्सफुली वोमिटिंग होगी। क्या होगी?
फोर्सफुली वॉमिटिंग होगी। जो फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी इसके अंदर हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल्क देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन क्या है? जो मेगाकोलोन है आपका, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमें स्लाइडली कुछ पार्ट्स होंगे, उसके अंदर हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को। वही हम बात करें मेगाकोलोन की। मेगाकोलोन, मेगा मतलब बिग, यहाँ पर क्या हो रहा है? मेगा मतलब बिग और कोलोन है आपका इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलोन देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलोन देखने को मिलेगा। ड्यूडेनल एट्रेसिया, एट्रेसिया मतलब किसी भी पार्ट का या पोर्शन का प्रॉपर रूप से क्लोज होना, इनकम्प्लीटली या एब्सेंट हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रेसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following include the immediate step in the resuscitation of the newborn? resuscitation में हम कौन सी कंडीशन में, resuscitation के दौरान इनमें से हम कौन सा सबसे पहला काम करेंगे? क्या squeeze the chest to remove secretion the airways? क्या दूसरा suction of the baby's stomach करेंगे? क्या रूटीनली गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे? तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्लियर द ओरल एंड नेजल एयरवे। जैसे ही हम न्यूबॉर्न बेबी का रेसिसिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम न्यूबॉर्न बेबी के ओरल और नेजल एयरवे को क्लियर करेंगे। जब भी हम एयरवे को क्लियर करते हैं तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम करेंगे नेजल, देन हम करेंगे ओरल। सबसे पहले हम नेजल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ओरल करेंगे। वहीं हम अदर ऑप्शन की बात करें कि अगर मान लो हमने स्क्यूज इन द चेस्ट रिमूव सेक्रेशन किया, चेस्ट को स्क्यूज किया सेक्रेशन को बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर चेस्ट में क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है, चेस्ट में इंजरी हो सकती है। वहीं हम बात करें स्टमक को सक्शन किया, स्टमक को क्या किया? सक्शन किया। तो सक्शन की जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें क्या हो सकता है? वो डैमेज हो सकती है। और तीसरा रूटीनली गिवन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो हमारे पास मेटाबॉलिक की ऐसी कंडीशन नहीं है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। न्यू केसेस का अकर हो जाना जो डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसिडेंस। क्या कहेंगे? इंसिडेंस कहेंगे। और अगर हमारे पास ओल्ड और न्यू केसेस प्रेजेंट हैं, क्या है? ओल्ड और न्यू केसेस अगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्रिविलेंस। वहीं हम बात करें पॉइंट प्रिविलेंस की, तो नंबर ऑफ पर्सन या डिजीज एक टाइम इंटरवल में देखने को मिला, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट प्रिविलेंस बोलेंगे। और मॉर्बिडिटी एक डिजीज की कंडीशन है जो पर्सन्स में हमें देखने को मिलती है। वहीं मिलता जुलता ऐसा है कि मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है? नॉर्मल IQ लेवल होता है 90 to 100। IQ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मेंटल
एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। दोबारा देख लेते हैं हम फॉर्मूला को। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये हम असेस कर सकते हैं इसे आईक्यू लेवल। अगर हम बात करें आईक्यू लेवल की कि कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल, हमने एवरेज तो मान लिया, नॉर्मल आईक्यू लेवल 90 से 100 मान लिया, तो अगर मान लो ये तो हो गया एवरेज हो गया। अगर मान लो किसी व्यक्ति का 80 से 90 आ रहा है, 80 से 89 आ रहा है, ये मान लेते हैं अपन, तो उसको अपन बोलेंगे लो एवरेज। वहीं अगर किसी व्यक्ति का 70 से 79 आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे बॉर्डर लाइन। क्या बोलेंगे? बॉर्डर लाइन। किसी व्यक्ति का 55 से 69 आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी। किसी व्यक्ति का 40 से 54 आ रहा है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट माइंड डिसेबिलिटी। वही उस किसी का 25 से 39 आ रहा है तो इसको बोलेंगे सीवियर माइंड डिसेबिलिटी। और वही मान लो लेस देन 20 आ रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोफाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। एक व्यक्ति है, उसको मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप मेनिंजाइटिस को कैसे पता लगाओगे? किस कार्डिनल साइन के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि उसको क्या है? मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस मतलब, मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर क्या है? इन्फ्लामेशन हो रही है। मेनिंजेस क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। तो जो मेनिंजेस होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस कहेंगे। तो मेनिंजाइटिस का कार्डिनल साइन क्या है? मेनिंजाइटिस का कार्डिनल साइन है कर्निंग साइन। अगर किसी व्यक्ति में कर्निंग साइन देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? मेनिंजाइटिस। या फिर किसी व्यक्ति में ब्रूजिंग साइन हमें देखने को मिल रहा है तो ये भी क्या है? मेनिंजाइटिस। ये दोनों मेनिंजाइटिस के कार्डिनल साइन है। वही हम बात करें ट्रोसिव साइन की, ट्रोसिव साइन हमें हाइपोकैल्सिया में देखने को मिलता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, तो उस व्यक्ति के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रोसिव साइन देखने को मिलेगा। वही हम बात करें चोवेस्टिक साइन, चोवेस्टिक साइन भी हमें हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। और ऑर्टेलाइन साइन या ऑर्टेलानी टेस्ट, ऑर्टेलानी टेस्ट हम करते हैं ऐसे बच्चों में जिनमें हमें DDH देखने को मिलता है, यानी डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। DDH वाले चिल्ड्रंस में हम ऑर्टेलानी टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the emergency management of burn injury in the first 24 hours में? किसी व्यक्ति को बर्न हुआ है और बर्न की इमरजेंसी कंडीशन है तो हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट कौन सा करना है? शुरुआत के 24 घंटों के अंदर 24 आवर्स में कौन सा मैनेजमेंट हम करेंगे? इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी वालों के लिए।
देखो ऑप्शन जो हमारे पास चारों दिए गए हैं, ड्रेसिंग, प्लास्टिक सर्जरी, एंटीबायोटिक थेरेपी और फ्लूइड रेसिसिटेशन, चारों ही ऑप्शन जो ट्रीटमेंट है वो किसका है, बर्न इंजरी का है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फर्स्ट 24 हावर्स में हमें क्या करना है, तो हमारा आंसर है फ्लूइड रेसिसिटेशन सबसे पहले हम करेंगे। यानी कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बर्न के कारण, बर्न की कंडीशन में क्या होता है कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर मान लो कम हो गया तो उस कंडीशन में हम कह देंगे पेशेंट को फ्लूइड रेसिसिटेशन करेंगे। फ्लूइड रेसिसिटेशन के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट 24 हावर्स के लिए हम अगर पेशेंट में फ्लूइड रेसिसिटेशन कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं पार्कलैंड फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट 24 आवर्स में हम फ्लूइड पेशेंट को देंगे। शुरुआत के 24 घंटे में हम पेशेंट को देंगे RL, बर्न पेशेंट को हम हमेशा RL देते हैं, तो RL इसको देंगे 4 ml पर kg पर परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि जितना परसेंट एरिया इसको बर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग देंगे 4 ml पर kg परसेंटेज ऑफ बॉडी एरिया फर्स्ट 24 आवर्स में। वहीं अगर बात करें सेकंड 24 आवर्स की, तो सेकंड 24 आवर्स में हम पेशेंट को देंगे 2 ml पर kg पर परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया से। फर्स्ट 24 आवर्स का जो फॉर्मूला है वो पार्कलैंड ने दिया। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें दिया ब्रुक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ब्रुक फॉर्मूला। जो फर्स्ट 24 आवर्स में हम फ्लूइड दे रहे हैं ये हम पेशेंट को कैसे देंगे, फर्स्ट 24 आवर्स में जो हम फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को कैसे देंगे, ये देंगे हम शुरुआत में जो 8 आवर्स हैं, शुरुआत के 8 आवर्स हैं, इन 8 आवर्स में हम क्या देंगे, फ्लूइड आधा फ्लूइड दे देंगे। कितना दे देंगे, आधा फ्लूइड दें, जितना हमने कैलकुलेट किया उसका आधा फ्लूइड हम कितने देंगे, 8 घंटे में। और बाकी बचा हुआ आधा फ्लूइड हमें कितने घंटे में देना है, जो बाकी आप है हमें कब देना है, 16 घंटे में। तो शुरुआत के 8 घंटे में तो हमें आधा फ्लूइड दे देना है और बाकी आधा बचा हुआ 16 घंटे में हमें देना है जितना हमने कैलकुलेट किया है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन है जो हम बात करें कि जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो कैसे हम पेशेंट को देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक भी हम दे सकते हैं अगर हमें हुंड सेप्सिस देखने को मिल रहा है। अगर हुंड सेप्सिस पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो एंटीबायोटिक्स हम देंगे। क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक्स। वही हम बात करें ड्रेसिंग की, पेशेंट में ड्रेसिंग भी हम करेंगे, बर्न पेशेंट में ड्रेसिंग भी हम करेंगे, लेकिन जब कब करेंगे, जब पेशेंट एडमिशन हो जाएगा, पेशेंट एडमिट हो जाएगा किसमें, हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल में उसका केयर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे और लास्ट हम क्या करेंगे, सर्जरी उसकी करेंगे, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी हम करेंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आंसर बर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लेग बिफोर विकेट इज एसोसिएटेड विद विच गेम स्पोर्ट। लेग बिफोर विकेट, देखो दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते हो तो ये आंसर आपको सबको पता है। अगर क्रिकेट नहीं देखते तो फिर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि लेग बिफोर विकेट कौन से गेम में, कौन से स्पोर्ट में हम करार देते हैं। तो लेग बिफोर विकेट हम देते हैं क्रिकेट में। जब भी कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, कोई खिलाड़ी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और वो 3 स्टंप के सामने खड़ा है और वहाँ पर
उसके पैर में अगर बॉल लग जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेग बिफोर विकेट। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेग बिफोर विकेट। कौन से गेम में? क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड किसके द्वारा पब्लिश्ड किए जाते हैं? जो स्टैंडर्ड्स जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है वो पब्लिश्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं। वहीं बात करें हम स्टेट नर्सिंग काउंसिल की, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल होती है जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी एक्टिविटी है, उनको संभालने के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जरूरी होती है। वहीं अगर मान लो डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना है किसी स्टूडेंट्स के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, तो वो कौन लेगा? स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। वही हम बात करें ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। ये क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल होती है जो स्टैंडर्ड्स होते हैं नर्सिंग एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ये सेट करती है। और वहीं बात करें हम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की, तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग क्या होती है? एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो नर्स एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमन। कौन सी महिला को इनमें से कौन सी कंडीशंस में ओरल पिल नहीं देंगे? तो दिस क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चंस में हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो हाइपरटेंशन वाली महिला को हम ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स कैन ए पर्सन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति इनमें से कितनी बार इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए चुना जा सकता है? तो कितनी भी बार वो चुना जा सकता है? एक आर्टिकल है, आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि जितनी भी बार वो व्यक्ति एलिजिबल हैं उतनी बार वो उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्टेड किया जा सकता है। लेकिन एलिजिबल होना जरूरी, जो भी क्राइटेरिया बताया गया है उस क्राइटेरिया के लिए उसको एलिजिबल होना जरूरी है। यही आर्टिकल 57 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर एक्ट वायर्स ऑफ ए टेलीफोन इन द बॉडी। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो वायर जो टेलीफोन होता है उसके वायर के समान हैं? कौन सी है? नर्व्स हमारी बॉडी में बहुत ही थिन स्ट्रक्चर हैं, यानी कि वायर जो होते हैं टेलीफोन के उसके समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के कॉजेज इनमें से क्या है? देखो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो एक्स वाई के साथ पैदा होता है, एक मेल और ये अधिकतर मेल्स में ही देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपीज हमें देखने को मिलेगी। तो अगर मान लो एक मेल एक्स वाई के साथ पैदा हो रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा? एक्स वाई हमें देखने को मिलेगा। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? एक्स वाई हमें देखने को
मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, एक्स एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन इनमें से कौन सा है। तो हमारे बॉडी में जो लीवर है वो कौन से फंक्शंस करता है। तो कौन सा फंक्शन करता है लीवर, लीवर करता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का काम करता है। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, इन सभी के सिंथेसिस का काम कौन करता है, लीवर करता है। देखो लीवर एक और इम्पोर्टेंट काम करता है मेंटेनेंस का, किसके मेंटेनेंस का, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल के मेंटेनेंस का। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उस समय क्या करता है, ये मेंटेनेंस का काम करता है, किसको, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को। वही हम बात करें कोलेसाइटोकाइनिन, कोलेसाइटोकाइनिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ड्यूडेनम के द्वारा सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के इमीडिएट साइड इफेक्ट कौन से हैं। जैसे ही आपने किसी पर्सन को ईसीटी दी और ईसीटी देने के तत्काल कुछ ही सेकंड के बाद उसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है आफ्टर ईसीटी वो कौन सा है, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न। कौन सा है, टेम्पररी मेमोरी लॉस और कन्फ्यूज़न हमें इमीडिएट आफ्टर ईसीटी देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस में हमें फ्रैक्चर या डिसलोकेट बोन भी देखने को मिल रहे। जब आप किसी व्यक्ति को ईसीटी दे रहे हो, ईसीटी देते वक्त आपने उसको क्या किया, ईसीटी देते वक्त उसने आपको क्या किया, टाइटली आपने उसको पकड़ लिया। अगर टाइटली आपने उसको पकड़ रखा है तो जैसे स्टीमर से आएंगे उसके ईसीटी के झटके लगेंगे तो उसमें फ्रैक्चर या डिसलोकेटेड बोन होने की संभावना है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस वाले व्यक्तियों में फ्रैक्चर, एल्डर व्यक्तियों में फ्रैक्चर होने के चांसेज ज़्यादा रहेंगे। परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज ये नहीं होता है ईसीटी में, ये कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। मायोकार्ड इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट ये देखने को मिल सकता है, लेकिन ये उन व्यक्तियों में देखने को मिलेगा जिसमें हार्ट की डिजीज़ की हिस्ट्री हो। हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री उन व्यक्तियों में हमें क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्ड इन्फार्क्शन या कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा ईसीटी के वाला वो कौन सा है, वो है टेम्पर मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलेगा इमीडिएट। जैसे हम उसको इमीडिएट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। सिक टेस्ट किस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो सिक टेस्ट हमेशा हम किस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, डिप्थीरिया। वही अगर बात करें रूबेला डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे जो क्या करती है, इम्यून सिस्टम को किल्ड करती है। इम्यून सिस्टम को किल्ड करते हैं उन एंटीबॉडीज़ को हम, जो रूबेला वायरस होता है वो जो किल्ड करता है उनको हम देखेंगे। वहीं बात करें मम्स में भी हम आईजीएम और आईजीजी देखेंगे जो पॉजिटिव मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ।
मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है जो एक्सप्रेस्ड हम करते हैं, किस में करेंगे, 1,00,000 के अंदर। लाइव बर्थ में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स क्या है, कौन सा रिकेट्स में हमें देखने को मिलता है। रिकेट्स में जो सबसे पहला साइन वो देखने को मिलेगा वो होगा क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स अर्लीस्ट साइन है। वहीं हम बात करें रिकेट्स की, रिकेट्स क्या है, रिकेट्स क्या है, चिल्ड्रंस में होने वाला एक डिसऑर्डर है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके अंदर जो बोन्स होगी बच्चों की वो सॉफ्टनिंग्स और वीकनिंग्स हमें देखने को मिलेगी। वहीं हम रिकेट्स के जैसा एक और डिसऑर्डर है जो एडल्ट में देखने को मिलेगा। एडल्ट में जो देखने को मिलेगा वो होगा ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। वही विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण एडल्ट में होने वाला रोग कौन सा है, ऑस्टियोमैलेशिया है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज। डाउन सिंड्रोम किस नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है डाउन सिंड्रोम, वो है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 को ही हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21 के अंदर या डाउन सिंड्रोम के अंदर जो क्रोमोजोमल, ये क्या है, एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्या है ये, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो 21 क्रोमोजोम्स होते हैं, 21 क्रोमोजोम्स जो नंबर हैं, उस नंबर की एक्स्ट्रा कॉपी हमें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, 21वें नंबर का जो क्रोमोजोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हमें देखने को मिलेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। सेम वहीं बात करें ट्राइसोमी 21 की, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। किस नाम जाना जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम। वहीं हम बात करें ट्राइसोमी 13 की, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पटाउ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो तीनों ट्राइसोमीस के जो नाम है आपको पता चल गए किस किस नाम से जाना जाता है और क्यों ये डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू। अगर किसी व्यक्ति की डाइट में हाई सैचुरेटेड फैट है तो कौन सी डिजीज वो कोज कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति हाई सैचुरेटेड डाइट ले रहा है तो उस व्यक्ति को कार्डियक या हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। यानी कि डाइट में क्या ले रहा है, वो सैचुरेटेड फैट ले रहा है, और फैट क्या है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। अगर मान लो उसकी बॉडी में क्या जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, तो जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है तो वो क्या कर देता है, ब्लड लेवल को इंक्रीज कर देता है और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक को बढ़ा देता है। स्ट्रोक के जो संभावना उसको बढ़ाता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जम जाता है, जिसके कारण जो ब्लड को सर्कुलेट होने के जो जगह चाहिए वो नहीं मिलती, और नहीं मिलने के कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करेगा तो फिर वहाँ पर और ज़्यादा कार्डियक और हार्ट डिजीज होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, जो उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिन लोगों में वेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं।
किडनी फेलियर होने की संभावना नहीं रहती है फैट किडनी फेलियर। बुलिमिया भी क्या है, एक बुलिमिया नरोसा, ये भी एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा यूरिनेशन की जो प्रोसेज है, इनमें से किसके द्वारा की जाती है? कौन से प्रोसेज को हम क्या बोलते हैं? यूरिनेशन की प्रोसेज कहते हैं। तो हमारा आंसर है मैक्चुरेशन प्रोसेज को हम क्या बोलेंगे? यूरिनेशन की जो प्रोसेज होगी वो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि भैया ब्लैडर है, क्या करता है? स्टोर करता है, एक्सक्रीट करेगा। अगर यहाँ से एक्सक्रीट करेगा तो जो प्रोसेज होगी वो क्या होगी? मैक्चुरेशन होगी। यानी कि जो ब्लैडर से अगर यूरिन पास आउट जाएगा तो उसकी जो प्रोसेज होगी इसको हम बोलेंगे मैक्चुरेशन प्रोसेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज? मेजर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज के कौन से हैं? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज इज एटोनिक यूट्रस। वहीं हम बात करें थ्रोम्बिन की, थ्रोम्बिन क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो जिसके अंदर क्या हो जाता है? जो क्लोटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं वो फेलियर हो जाते हैं, और ब्लीडिंग जो फैक्टर है अगर वो क्लोटिंग फैक्टर से वो फेल हो जाएंगे तो ब्लीडिंग होने की संभावना ही ज़्यादा रहती है। वहीं बात करें प्रीक्लेम्सिया, तो प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया दो डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में इंक्रीज ब्लड प्रेशर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ावा देखने को मिलेगा। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मोर देन 160/90 mmHg ऑफ ब्लड प्रेशर हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। अगर किसी व्यक्ति में पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है तो कौन सा इफेक्टिव अप्रोच हमें लगाना पड़ेगा? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा डीवीटी को। किसको प्रिवेंट करना पड़ेगा? डीवीटी को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है? प्रिवेंट डीवीटी, मिनिमम चांसेज ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट। क्योंकि अगर डीवीटी हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट के जो चांसेज है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और ब्लड क्लॉट के चांसेस कम हो जाएंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना क्या रहेगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? एक सीरियस ब्लॉकेज है। क्या है? सीरियस ब्लॉकेज है जो लंग्स की आर्टरीज में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? लंग्स की जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में हमें देखने को मिले। सीरियस ब्लॉकेज जो लंग्स की आर्टरीज में देखने को मिलेगा, डीवीटी के कारण होने वाला एक सीरियस ब्लॉकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which AV block is also referred to as Mobius second? Mobius seconds कौन से डिग्री ब्लॉक को हम बोलते हैं? कौन से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जो ब्लॉक होता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जो ब्लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोबाइट सेकंड बोलते हैं। तो जो सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक्स हैं, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक्स को हम बोलते हैं मोबिट्स सेकंड बोलते हैं। और जो टाइप फर्स्ट हैं, टाइप फर्स्ट
सेकंड डिग्री ब्लॉक हैं, टाइप फर्स्ट सेकंड डिग्री ब्लॉक है, उसको हम बोलते हैं मोबिस फर्स्ट। टाइप फर्स्ट सेकंड डिग्री ब्लॉक को हम बोलते हैं मोबिस फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रॉप्स per minute would you administered when the doctor order stated that the client should receive 1000 cc of fluid for 8 hours and IV said deliver 20 GTTs per cc। कितना ड्रॉप आप उसको दोगे पर मिनट के हिसाब से। देखो, ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑब्लिक ड्यूरेशन इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लूइड हमारे पास कितना है, 1000 सीसी है। कितने समय में देना है हमें, 8 घंटे में, तो मिनट हमें निकालने पड़ेंगे। इनटू कितने जीटीटी दे रहा है अपन को, 20 जीटीटी दे रहा है। तो हम बात करें 1000 अपॉन इसको हम इंटू करेंगे तो 480 आ जाए, और इंटू 12 करेंगे 20 करेंगे तो ये आ जाए। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 41.66 जीटीटीज। ठीक है, अगर 41 को हम क्या बोल सकते हैं, 42 बोलेंगे, क्योंकि 66 मोर देन 50 से अबाव है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, 42 बोलेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कितने जीटीटी होने चाहिए, तो हमारा आंसर है 42 जीटीटी पर सीसी हम उसको देंगे, यानी कि 1 मिनट में कितना देंगे, 42 ड्रॉप्स हम उसको देंगे, जिस हिसाब से 1000 ml को हम 8 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला पार्ट में होगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो हमेशा कैसे पाया जाएगा, लिक्विड ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉज ऑफ एनोरिया। एनोरिया का कॉज कौन सा है। अगर मान लो किसी व्यक्ति में पायरेक्सिया हो गया, पायरेक्सिया मतलब फीवर, तो क्या वह एनोरिया कॉज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। किसी व्यक्ति में गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो क्या वो एनोरिया करेगा, नहीं करेगा। अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, आपके अपेंडिक्स पार्ट में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्या वो एनोरिया करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति को रीनल फेलियर हो गया तो रीनल फेलियर वाला कंडीशन क्या कर सकता है, एनोरिया कॉज कर सकता है। एनोरिया का मतलब होता है कि रीनल आउटपुट लेस देन 50 ml पर 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 50 ml से भी कम यूरिन आउटपुट का होना क्या कहलाएगा, एनोरिया कहलाएगा। तो हमारा जो आंसर है क्या है, कौन सी कंडीशन एनोरिया कॉज करेगी, रीनल फेलियर।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल आपसे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।